नमस्कार, मैं प्रोफेसर अंजलि अवधिया आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ एटम्स के बारे में। आज तक विज्ञान जितना कुछ जान पाया और जितना कुछ जानना बाकी है उससे संबंधित सारी जानकारियाँ। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये दर्शन से विज्ञान के बीच का जो गैप है उसको दूर करने में हमको हेल्प मिलेगी, ऐसा मेरी आशा है। तो जब हम विज्ञान की सहायता से इस विश्व को कैसे इसकी संरचना हुई, इस दुनिया में एक सबसे छोटा पदार्थ है जिसको हम परमाणु कहते हैं, और फिर एक पूरा यूनिवर्स है जिसमें तारे हैं, गैलेक्सीज़ हैं, ये सब कुछ आखिर बना कैसे, इसकी शुरुआत कैसी हुई। तो हम अपने आप को उस अंधे व्यक्ति की तरह पाते हैं कि जिसके सामने पहली बार एक हाथी आकर खड़ा हो गया है। अगर वो उसके सूंड को देखता है तो हाथी के बारे में कुछ और उसके विचार होते हैं, पैरों को देखता है तो कुछ और इन सब को जोड़कर वो एक जिगसॉ पज़ल की तरह विश्व की पहेली हल करने की कोशिश करता है। तो ऐसी ही एक पहेली हल करने की कोशिश की थी एक वैज्ञानिक ने, जिन्होंने सबसे पहली बार यूनिवर्स के बारे में, बिग बैंग के बारे में एक थियरी दी थी, द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। इनका नाम था जॉर्ज गैमो। इनके अनुसार ये यूनिवर्स जो है वो दो सिंगुलैरिटीज़ के बीच में, मतलब दो बड़ी घटनाओं के बीच में सारा कारोबार होता है। बिग बैंग से समय की शुरुआत होती है और ये सब कुछ सिमट कर फिर एक बिंदु पर यानी कि ब्लैक होल्स पर जाकर ख़त्म होगा, जहाँ पर समय ख़त्म हो जाएगा। तो इस पूरी थियरी की संरचना आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि पहले कुछ भी नहीं था एंड आउट ऑफ नथिंग अचानक कुछ बड़ी हलचल हुई जिसको क्वांटम फ्लक्चुएशंस का नाम दिया गया, और इसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका जिसको कि बिग बैंग कहा गया। और इस बिग बैंग से धीरे धीरे ये यूनिवर्स बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हुआ, और उस फैलने के दौरान एक समय ऐसा आया जब पूरा डार्क था, लेकिन थोड़े समय के पश्चात उसी में से पहला तारा जो है 400 मिलियन ईयर्स पहले हमको दिखाई दिया। तो ये जो बिग बैंग हुआ था ये 13.7 बिलियंस ईयर पहले हुआ था और बहुत समय तक डार्क एज रहा, और उसके बाद जो पहला तारा बना वो 400 मिलियन ईयर्स की शुरुआत में बना। और इसी दौरान लगभग वो सारी चीज़ें क्रिएट हो गई जो आज तक पूरे यूनिवर्स में जस की तस हैं। कभी वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन वो सब कुछ यूनिवर्स का एक पार्ट हमेशा के लिए बन गया। अगर यूनिवर्स के कंस्ट्रक्शन को देखें तो जो हम देख पाते हैं तो वो सिर्फ 5% ऑफ द विजुअल मैटर है। इस पूरे यूनिवर्स का एक बहुत छोटा सा हिस्सा 27% डार्क मैटर है लगभग, और बाकी का पूरा हिस्सा डार्क एनर्जी, मतलब ऐसी एनर्जी जिसको अभी भी मैटर में कन्वर्ट करना बाकी है। और ये जो डार्क एनर्जी है इसके बारे में आज तक हम नहीं जानते हैं, ना ही डार्क मैटर को आज तक खोजा जा सका है। तो ये यूनिवर्स है जिसके बारे में बहुत कुछ जानते हुए भी हम कुछ भी नहीं जानते। एक 5% का विंडो है जिसके थ्रू हम यूनिवर्स को देख पाते हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जब बिग बैंग हुआ और पहला सितारा बना तो उसके पहले कैसे सारे एलिमेंट्स बने जिनको तत्व हम कहते हैं आज तक जो हमको दिखाई देते हैं। कौन सा तत्व कितनी मात्रा में बना और फिर उनका क्या हुआ। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमको मिलना बाकी हैं। तो एक थियरी दी गई कि जो सितारा जब बना तो सितारा का जो कोर होता है, हर स्टार का जो कोर होता है, वो उसमें कई हज़ार डिग्री टेम्परेचर होता है, और तब ये पॉसिबल होता है कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल उस दौरान बिग बैंग के दौरान बने थे, जिनको हम कह सकते हैं अभी के शब्दों में कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह रहे होंगे, तो ये इन सब का संलयन, फ्यूजन होना पॉसिबल था। इन सब का एक साथ पास आकर एक स्थायी संरचना बनाना पॉसिबल था। इस समय इस यूनिवर्स में 70% ऑक्सीजन था। बाकी के बारे में हमको कुछ नहीं पता कि बाकी जो 30% मैटर था वो क्या था, किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ था।
तो ये थियराइज़ किया गया, एक थियरी दी गई कि आयन इसके जो स्टार के कोर में एलिमेंट्स बनना शुरू हुए, हाइड्रोजन मिलके, दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बने, फिर हीलियम से कार्बन, नियॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। इस तरह से एक चेन में एटम्स मिलकर बनते चले गए। अब हर सितारे की एक आयु होती है, तो जब उसका टेम्परेचर कम होने लगता है तो धीरे धीरे उसके चारों तरफ जो गैसियस फॉर्म में जो मटेरियल इकट्ठा रहता है वो होता है। और ये देखा गया कि जब इस सितारे का कोर में जब आयरन बनता है, जो आयन जो है सबसे हेवीएस्ट मटेरियल होता है जो किसी स्टार के कोर में बनता है, ठीक उस समय एक ब्लास्ट हो जाता है उस सितारे में। जो रेड जायंट स्टार होता है उसमें ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट को सुपरनोवा कहा गया। इस ब्लास्ट के दौरान जितनी भी चीज़ें उस सितारे के अंदर बनी हैं, जो हैवी एलिमेंट्स बने, हाइड्रोजन से हैवी एलिमेंट्स जो बने, वो सब ब्लास्ट होकर पूरे यूनिवर्स में फैल जाते हैं। अब ये जाकर जो दूसरे सितारे जो बनने के क्रम में हैं, स्टार बॉर्न होने के क्रम में हैं, उन स्टार डस्ट में जाकर सम्मिलित हो जाते हैं। और जब किसी तरह से उस स्टार के कोर तक अगर पहुंच पाए तो कोर में फिर से फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उस तरीके से नए एलिमेंट्स बनने का ये क्रम जारी रहता है। अब इस थियरी में हम देख रहे हैं कि एक प्याज के छिलके की तरह वो सितारा जो सुपर जायंट स्टार है वो काम करता है। इसमें हाइड्रोजन से हीलियम बनने में कई हज़ारों साल लगते हैं, फिर हीलियम से कार्बन बनने में कुछ 100 साल लगते हैं, कार्बन से नियॉन बनने में कुछ वर्ष लग जाते हैं, नियॉन से ऑक्सीजन बनने में कुछ महीने लग जाते हैं, ऑक्सीजन से सिलिकॉन बनने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन सिलिकॉन से आयरन बनने में सिर्फ 1 दिन लगता है। ये सारा थियोरेटिकल कैलकुलेशन था। और जिस मोमेंट पर आयरन बनता है उसी समय जो सुपरनोवा का ब्लास्ट हो जाता है। मतलब उसके बाद उस सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट जो बनता है किसी स्टार की लाइफ साइकिल में, वो आयन होता है, और उसके बाद वो सुपरनोवा बन के ब्लास्ट हो जाता है। तो फिर बाकी एलिमेंट्स का क्या हुआ? क्योंकि हमारे पास तो यूरेनियम जैसे भी तत्व हैं, हमारे पास पूरी सीरीज़ है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की जो बहुत भारी हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो ये सब कब बने? अगर सिर्फ इतना होने के बाद स्टार्स ब्लास्ट हुए, तो ये स्टार के ब्लास्ट होने पर हैवी एलिमेंट्स के बनने की थ्योरी कुछ जम नहीं रही थी। तो ये कंक्लूजन्स निकाले गए कि अगर इस प्रोसेस से एक स्टार से दूसरे स्टार, दूसरे स्टार से तीसरे स्टार, इस तरीके से हैवी एलिमेंट्स के बनने का 3 जनरेशन तक काम चलेगा, तो इसको बनने में लगभग 9 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे। जबकि एक बिग बैंग शुरू होने के बाद जो पहले कुछ स्टार्स बने उनको क्वासार्स कहा जाता है। इन क्वासार्स का जो स्पेक्ट्रम आपको ब्लू स्लाइड के ब्लू हिस्से में दिखाई दे रहा है, इसमें आयरन, मैग्नीशियम, सभी हैवी एलिमेंट, सिलिकॉन, सब कुछ है। तो ये तो स्टार जो बना क्वासार, ये तो बिग बैंग के तुरंत बाद बन गया। मतलब ये थियरी तो गलत सिद्ध हो गई कि 3 जनरेशन ऑफ स्टार्स मिलकर कुछ हैवी एलिमेंट्स बनाएंगे। ये एलिमेंट्स सब एक साथ बने होंगे। तो ये कंक्लूजन निकाला गया कि क्वासार में सारे एलिमेंट्स पाए जा रहे थे। उस समय यूनिवर्स में सारे एलिमेंट जितनी मात्रा में बनने थे बिग बैंग के समय या स्टार के बनने के समय उपस्थित थे, वो सारे एलिमेंट्स बन चुके थे। तो अब सवाल ये उठा कि नई थियरी दी जाए कि कैसे ये तत्व बने, सारे तत्व बने। तो एक नोबेल लॉरिएट विग्नर थे, उन्होंने ये कहा कि ये पॉसिबल है। मतलब आलू को फ्राई करने में जितना टाइम लगता है उससे भी कम समय में ये सारे एलिमेंट एक झटके में बिग बैंग के समय बन सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ हाइड्रोजन के अलावा, जो कि 70% ऑफ द वॉल्यूम था यूनिवर्स का, सिर्फ 30% जो मैटर है उसको ढूंढा जाए। वो कौन सा मैटर था जो बिग बैंग के समय उपस्थित था, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर, हाइड्रोजन और उस एलिमेंट ने मिलकर ये सारा यूनिवर्स के सारे एलिमेंट्स को बना लिया। तो बॉद्रियू नाम के एक साइंटिस्ट थे। विग्नर ये कह रहे थे कि वो एलिमेंट कार्बन हो सकता है, उन्होंने ऐसी मंशा जाहिर की थी, लेकिन बॉद्रियू ने कहा कि वो एलिमेंट कैलकुलेशन के से ये पाया गया कि वो एलिमेंट ऑक्सीजन ही हो सकता है। तो हमारे सामने एक अचंभित करने वाला खुलासा हुआ। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये हर जगह एस्ट्रोफिज़िक्स में, नासा के डेटा में आपको दिखाई देता है। ये बेबी यूनिवर्स का फ़ोटो है जो कि आज भी माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में हमको दिखाई देता है। तो जो हबल टेलीस्कोप हमने स्पेस में
भेजी और न्यूटन स्पेस टेलीस्कोप जो भेजी, उन टेलीस्कोप से ये इमेज हमको प्राप्त हुई है बेबी यूनिवर्स की। जब यूनिवर्स में बिग बैंग हुआ तो फिर उस समय वो कैसा दिखाई देता था, कौन से एलिमेंट्स उसमें थे। जब इनको ढूंढा गया तो उसमें 70% हाइड्रोजन को तो डिटेक्ट कर लिया गया, लेकिन 30% न्यूक्लियाई जो उस समय प्रोड्यूस हुए थे उनको नहीं ढूंढा जा सका था। और जब बॉड्रियू ने कहा कि ये ऑक्सीजन हो सकता है तो ऑक्सीजन की खोज की गई, और बहुत समय के बाद यूनिवर्स ने खुद ही ऑक्सीजन को इन टेलीस्कोप की मदद से प्रकट किया। जैसा कहते हैं ना कि ज्ञान अपने आप को प्रकट करता है, तो ये यूनिवर्स भी हमको धीरे धीरे अपने आप को हमारे सामने प्रकट कर रहा है। तो ये इमेज जो आपको बहुत सुंदर सी इमेज दिखाई दे रही है, हरा, लाल, पीला, ये उसी बेबी यूनिवर्स को हबल टेलीस्कोप ने कई हज़ारों लाइट ईयर्स अंदर जाकर उसका इमेज बनाया, और ट्रैवल करके जो लाइट उस तक आ रही है हबल टेलीस्कोप में, कई हज़ार लाइट ईयर्स के पास से जब यूनिवर्स बना होगा उस समय जो लाइट निकली उसको यहाँ तक आने में कई मिलियन और बिलियन ईयर्स लगते हैं और लाइट ईयर्स लगते हैं। तो वो दूरी तय करके जो कुछ प्लैनेट्स होते हैं या कुछ डार्क मैटर होता है वो उस लाइट को के लिए एक लेंस का काम करता है, और वो लेंस जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहलाता है, उसके कारण ये लाइट जो है हबल टेलीस्कोप पर पड़ी। तो ये सब एक्सीडेंटली हुआ, इसको आप कह सकते हैं कि एक तरीके का सब मिला के एक आश्चर्यजनक घटना घटी, और उसके द्वारा ये जो कलर्स जो रिवील हुए, इन कलर्स के से उस तत्व को पहचाना जाता है। हबल टेलीस्कोप हमेशा एक चित्र देता है और उस चित्र के कलर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बतलाते हैं। वो एनर्जी लेवल जिस तत्व में होता है उस कलर को उस तत्व से रिलेट किया जाता है। तो यहाँ जो रेड या ग्रीन या ऑरेंज कलर, येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये तत्व कहा गया कि यही ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के स्पेक्ट्रा से मैच होता है। तो अब हमारे सामने दाईं तरफ जो पिक्चर है वो बिग बैंग के समय की एक्चुअल पिक्चर को शो करता है कि बिग बैंग के समय जो कुछ हुआ वो सब 70% हाइड्रोजन और 30% ऑक्सीजन के संयोग से बना हुआ एक बड़ा सा प्लाज्मा जनरेट हुआ था। और हम कह सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, ये पानी को जनरेट करने के लिए काफ़ी था। तो पानी के प्लाज्मा से बाकी सारे तत्व जनरेट हुए। तो ये जल प्लावन की थियरी जो हमारी वैदिक ग्रंथों में है उसके बहुत पास है। तो ये बहुत आश्चर्यजनक है घटना जो हमको दिखाई दी। तो जो तत्व हमको मिले उनके आधार पर मैंडलीव नाम के एक बहुत ब्रिलियंट केमिकल साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने तत्वों को इकट्ठा किया और एक टेबल बनाया जिसको मैंडलीव की आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और इसमें देखा कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से सारे तत्व एक क्रम से मिलते जा रहे हैं। तो ये भी बहुत ही सुंदर घटना है, कितना सिमेट्रिकल है तत्वों का मिलना कि सब एक के बाद एक क्रम से बढ़ते क्रम में हमको मिलते चले जाते हैं। तो जहाँ पर एब्रप्शन आया कि जहाँ पर हमको कोई एलिमेंट गायब, मान लीजिए 13 नंबर का एटॉमिक नंबर नहीं मिल रहा है, तो मैंडलीव ने कहा कि इस तत्व को ढूंढा जाना चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, क्योंकि सारे तत्व सीक्वेंस में हैं और इनके गुण और स्वभाव भी सीक्वेंस में हैं, तो वो तत्व भी जो मिसिंग एलिमेंट है। तो ऐसे कई मिसिंग एलिमेंट मैंडलीव की आवर्त सारणी में जो नहीं पाए गए थे उनको इस तरीके से ढूंढा गया। तो ये कैलकुलेशन था और इस तरह हमने एक पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। सारे एलिमेंट्स एक के बाद एक ढूंढे गए, रेडियम और यूरेनियम भी ढूंढ लिया गया, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड भी ढूंढ लिए गए। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो हमने देखा था कि रेड जायंट स्टार जब सिर्फ ब्लास्ट होने को, सुपरनोवा होने को होता है, तो उसके कोर में सबसे ज़्यादा मात्रा में मैसिव को आयरन कोर होता है, जिसकी ग्रेविटी के कारण ही वो ब्लास्ट हो जाता है और वो कोर आयरन से बना होता है। तो ये जो आयरन है जो 26 जिसका एटॉमिक नंबर है, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है सब। और ये आज भी हम प्रूव कर सकते हैं कि सबसे स्टेबल एलिमेंट अगर कोई पृथ्वी पर है तो आयरन है। तो अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात आती है, क्योंकि दर्शन की जानकारी हमको है कि जब सब कुछ बिग बैंग के समय बना, तो क्या ये संभव नहीं है कि जीवन परमाणु भी उसी समय बना होगा? इस पर हमको सोचना है। तो अब हम बात करते हैं तत्व जो बने वो कैसे बने। तो जैसे जैसे हमारी तकनीक विकसित होती गई वैसे वैसे तत्वों को और अंदर तक भेद पाने की क्षमता हमें डेवलप हुई। पहले तो ये कहा गया था कि एटम
से बने हुए हैं सारे तत्व। एटम इनडिविजिबल है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास टेक्निक्स आई तो वैसे वैसे हमने देखा कि ये जो एटम है इसके भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में से बताया जा सकता है। और जब और भी ज़्यादा एक्सेलरेटर्स, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हमारे पास आए, पार्टिकल कोलाइडर्स हमारे पास आए, एक्सेलरेटर्स को, बहुत सारे एक्सेलरेटर्स को मिलाकर एक कोलाइडर बनाया हमने। तो इस तरीके से हम हाई एनर्जी फिज़िक्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे जो पार्टिकल है जिसके थ्रू हम किसी मटेरियल को देखना चाहते हैं, नॉर्मली हम किसी मटेरियल को तब देखते हैं जब उस पर प्रकाश पड़ता है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ता है। अब ये प्रकाश जो है फोटॉन कणों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम अल्ट्रावायलेट रेज़ डालते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज़ और अंदर तक पेनिट्रेट करती है, तो वो पदार्थ के और भीतरी संरचना का इमेज बनाने में सक्षम है। इसी तरीके से रदरफोर्ड ने जो किया वो ये किया कि उसने जब मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ढूंढा तो उसने रेडियम का रदरफोर्ड ने उपयोग किया। रदरफोर्ड ने देखा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फ़ा, बीटा, गामा, मतलब पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल रेज निकलती हैं। इनको उसने किसी एटम पर डाला और ये एक जिंक सल्फाइड का बना हुआ स्क्रीन था। जब ये उस पर पड़ते हैं तो ग्रीन स्पॉट जनरेट करते थे। तो इन्होंने देखा कि एक मैग्नेटिक फील्ड लगाकर देखा कि ये पार्टिकल्स जो हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल रहे हैं, वो किस तरफ झुकते हैं। तो उनके झुकाव से ये पता चलता था कि क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है, उसको कर्व्ड पाथ में चला देता है किसी भी पार्टिकल को। तो वो कर्वेचर उसका बतलाता है कि वो ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है कि नीचे की तरफ बेंड हो रहा है या बिना बेंड हुए चला जा रहा है। तो इसके आधार पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन, अल्फ़ा पार्टिकल और गैमा रेस को ढूंढा था। तो इस तरीके से क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है, जो गैमा रेज होती हैं, वो क्योंकि चार्ज नहीं होती तो वो बिना डिफ्लेक्ट हुए बहुत भीतर तक अणुओं के चली जाती हैं किसी पदार्थ के, तो अणुओं की बहुत भीतरी संरचना को हम देख पाए। तो इस तरीके से न्यूक्लियस की खोज की रदरफोर्ड ने। उन्होंने ये देखा कि किसी एक फॉयल, पतला सा फॉयल एल्यूमिनियम का उन्होंने रखा और उस पर गैमा रेज को डाला। तो ये देखा कि अल्फ़ा रेज़ को डाला तो अल्फ़ा रेज़ जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा रेज़ जो हैं वो उस फॉयल को पेनिट्रेट करके सिंटिलेशन काउंटर पर चली जाती हैं या उनको ऑब्ज़र्व कर लिया जाता है। तो इसका मतलब ये पहली बात उन्होंने बताई कि एटम के भीतर बहुत सारी जगह खाली होती है, इसलिए बिना डिफ्लेक्ट हुए वो चला जा रहा है अल्फ़ा पार्टिकल्स, वो चार्ज पार्टिकल है। लेकिन उन्होंने ये भी देखा, आपको एक स्पॉट दाईं तरफ नज़र आ रहा होगा, ये तभी दिखेगा आपको स्पॉट जब अल्फ़ा किरणें जो हैं एल्यूमिनियम फॉयल से टकराकर 90 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल पर, मतलब वापस लौट कर आ रही हैं, ऐसे कि जैसे कोई धक्का देकर उनको वापस भेज रहा है। तो इस आधार पर रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के बीचों बीच पॉजिटिवली चार्ज, कॉन्सनट्रेटेड पॉजिटिवली चार्ज एक जगह होती है और उसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। तो इस तरीके से जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आए, हम परमाणु की संरचना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते गए। तो इसका मतलब ये है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है कि परमाणु की जो भीतरी संरचनाएं हैं उनको क्या कहा जाए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या कुछ और इसीलिए दर्शन में ये कहा गया कि परमाणु के बहुत सारे अंश हैं, उनको कोई नाम नहीं दिया गया, ना उनके आवेश के बारे में हम बात करते हैं, ना उनके द्रव्यमान के बारे में हम बात करते हैं। अब हमको ये पता कैसे चला कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह जो हैं ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं हैं? ये पता चला हमको जब हमने इन परमाणुओं को और इन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो जिनकी खोज हुई थी और इंडिपेंडेंटली इनके अस्तित्व को देखा गया था, तो इनको जब हमने चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा, विद्युतीय क्षेत्र से गुजारा और उनके इंटरैक्शन के द्वारा हमको ये पता चला कि न्यूक्लियस में एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, मतलब वो एक मैग्नेट की तरह, एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और न्यूट्रॉन में भी एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, प्रोटॉन में भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट का जो बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट है, वो जो है उसकी वैल्यू से ज़्यादा प्रोटॉन के मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकली। और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है और मैग्नेटिक मोमेंट को बनने के लिए ये ज़रूरी है कि कोई आवेशित
कण हो, जब वो किसी बंद लूप में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है और वो एक चुंबक की तरह काम करता है। तो न्यूट्रॉन जो है वो तो आवेशित नहीं है, वो तो न्यूट्रल है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन भले आवेशित नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ आवेश हैं जो कुल मिलाकर नेट इफ़ेक्ट उन सभी आवेशों का योग उसको कुल आवेश को शून्य बना देता है। तो ये जो घटना घटी, जो मैग्नेटिक मोमेंट जब नापा गया न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इन पार्टिकल्स का, तो ये देखा गया कि ये जो हैं ये एक लूप के अंदर गोल घूमते हैं और इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये एक सिंगल पार्टिकल के मैग्नेटिक मोमेंट से ज़्यादा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इन घटनाओं से ये पता चला कि ये फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं हैं। तो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन जो है म्यू एन, इसको EH लाइन अपॉन 2mp इस फॉर्मूले से दिया जाता है, जहाँ mp जो है प्रोटॉन का मास है और E जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के ठीक इक्वल एंड अपोजिट प्रोटॉन का चार्ज होता है। और स्पिन हाफ एलिमेंट्री पार्टिकल का मैग्नेटिक मोमेंट जो है, डिराक पार्टिकल का मैग्नेटिक मोमेंट इस रूप में दिया गया। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल नहीं है, फिर भी उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, हमने जैसे बात की। और इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट ठीक इसके बराबर होना चाहिए था, इससे कहीं ज़्यादा मिलता है। तो ये दोनों घटनाएं बतलाती हैं कि प्रोटॉन हुआ या न्यूट्रॉन हुआ, इनके कुछ आंतरिक संरचनाएं होती हैं और ये कुछ और कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इसको जानने के लिए फिर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया, जैसे कि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, जो गैमा रेज, अल्फ़ा रेज पास करके अलग अलग मटेरियल्स पर न्यूक्लियस की खोज की थी। वैसे ही अब प्रोटॉन के भीतर के क्या है, क्या छिपा हुआ है, ये देखने के लिए SLAC MIT एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया, बहुत सारे लीनियर एक्सेलरेटर्स को और पार्टिकल एक्सेलरेटर्स को एक साथ जोड़ा गया, बहुत हाई एनर्जी जनरेट की गई और उससे राइट साइड में आपको एक ग्राफ दिख रहा है बोल्ड ब्लू लाइन से। तो अगर प्रोटॉन की संरचना पर प्रोटॉन के भीतर कुछ अन्य कण नहीं छुपे होते तो हमको ये इलास्टिक स्कैटरिंग मिलती, लेकिन जो रिज़ल्ट मिला वो इससे अलग था। हमको जो इसमें डैश्ड लाइन से कुछ संरचनाएं दिख रही हैं, लाल डॉट से जो दिखाई गई हैं, ऐसे बहुत सारे फाइन स्ट्रक्चर्स हमको प्रोटॉन्स के भीतर मिले। हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल जब प्रोटॉन के भीतर गए तो अपनी एनर्जी प्रोटॉन के भीतर उपस्थित कणों को उन्होंने दिया। अब वो कण हाई एनर्जी स्टेट में एक्साइट हुए और जब वो वापस एक्स्ट्रा एनर्जी जो बची ग्राउंड स्टेट में आने की उन्होंने कोशिश की। 10⁻⁸ सेकंड तक जनरली कोई भी कण आवेशित अवस्था में रहता है। वहाँ से जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो डिके होता है, हम कहते हैं। तो वो जो डिके ग्राफ है वो बतलाता है कि हमको एक से अधिक डिके के ग्राफ मिल रहे हैं, मतलब प्रोटॉन अकेला नहीं है, उसके भीतर बहुत सारे कण पाए जा रहे हैं। तो इस तरह के कई इंटरैक्शंस को जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके चार्ज को जानने के लिए, उनके स्पिन को जानने के लिए इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट किए गए। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज कितना और कैसा होता है ये जानने के लिए उनको इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा गया, कैथोड रेज, कैथोड गन बनाई गई। CRO में जो आप देखते हैं, जो टेलीविज़न की स्क्रीन पर जो आप देखते हैं, वो सब डिस्प्ले डिवाइसेस में भी उसी घटना का इस्तेमाल किया गया कि किसी फंडामेंटल चार्जेस जैसे इलेक्ट्रॉन है तो कैथोड किरणों के रूप में इन्हें जाना जाता था। तो कुछ मटेरियल्स होते हैं उनको जब गर्म किया जाता है तो उनसे इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलने लगते हैं। इनको इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से एक बीम बना ली जाती है इसकी, और इसकी सहायता से हम कोई सिग्नल जब इस पर आरोपित करते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो ये ठीक उस सिग्नल को जो है वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, विद्युतीय क्षेत्र का प्रभाव, और इसकी सहायता से कई एपरेटस, कई इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए, कई खोजें हुई और हमको इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिली। जैसे कि स्पिन के बारे में जानने के लिए एक बहुत स्टर्न गर्लैक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें कि सिल्वर के मॉलिक्यूल्स को चुंबकीय क्षेत्र, असमान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा गया। अब माना तो ये जा रहा था कि जो अणु हैं वो किसी भी दिशा में अपने आप को ओरिएंट कर लेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का काम ये होता है कि वो किसी भी पार्टिकल को अपने दिशा में मोड़ने की कोशिश करता है और एक कर्व्ड पाथ में चलाने की कोशिश करता है। तो जब सिल्वर एटम्स को
किसी भी दिशा में ओरिएंट वो हो सकते थे, रैंडम ओरिएंटेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर हमको ये दिखा कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने के बाद या तो अपर हाफ वाले एक स्पॉट पर जमा होते हैं या लोअर हाफ वाले एक स्पॉट पर जमा होते हैं। तो इस घटना से ये बताया गया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें रैंडमनेस नहीं होती, बल्कि बहुत व्यवस्थित होते हैं, और एज अ होल जो अणु होते हैं वो जो स्पिनिंग मोशन उनका होता है वो ओरिएंटेड होता है, वो क्वांटाइज्ड होता है, और उसकी सिर्फ 2 वैल्यू होती हैं, उनकी ऊर्जाओं की सिर्फ 2 अवस्थाएं हो सकती हैं। अणुओं की हम बात कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी सिर्फ 2 अवस्थाएं हो सकती हैं, या तो प्लस हाफ ओरिएंटेशन वाले स्पिन की अवस्था या माइनस हाफ वाले ओरिएंटेशन के स्पिन की अवस्था। तो ये स्पिन के बारे में एक बहुत ही अद्भुत जानकारी हमें इस प्रयोग के द्वारा मिली थी। तो ये तो मॉलिक्यूल्स को डिफ्लेक्ट करके उसके स्पिन की जानकारी ली गई थी, हम कह सकते हैं कि अणुओं के स्पिन के बारे में जानकारी ली गई थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन को तो एक पॉइंट पार्टिकल माना जाता है, जिसका ना कोई मास होता है, जिसका एक बहुत मिनिमम मास होता है एक्चुअली, और इसका कोई साइज़ पॉइंट हो गया, मतलब ये इसका कोई आकार नहीं होता है। जबकि अगर किसी चीज़ में स्पिन है मतलब उसमें मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है मतलब मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट हो रहा है, और मैग्नेटिक डाइपोल तब क्रिएट होता है जब कोई आवेश जो है वो किसी बंद लूप के अंदर गति करे। तो जनरली इलेक्ट्रॉन को तो हम ये मानते हैं कि वो एक उसका कोई आकार ही नहीं होता, तो वो लूप कैसे बनाएगा, और जब तक करंट लूप नहीं बनाएगा तब तक उसमें डाइपोल मोमेंट जनरेट नहीं होगा। करंट लूप की वजह से ही एंगुलर मोमेंटम भी कण का होता है। ये दोनों चीज़ें इलेक्ट्रॉन में नहीं होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम को शो करता है बल्कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को भी शो करता है। तो इस घटना को नहीं समझाया जा सका कि इलेक्ट्रॉन में स्पिन क्यों होता है। किसी भी अभी तक की जितनी हमने बात की है उनमें ऐसी कोई थियरी नहीं आई जो ये बता सके कि इलेक्ट्रॉन में स्पिन क्यों होता है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल के स्पिन के लिए एक थियरी दी गई जो फर्मी द्वारा दी गई कि मैग्नेटिक मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब चुंबक की तरह उस कण को बिहेव करना बहुत ज़रूरी है। और ये 2 तरीके से हो सकता है कि या तो वो कण खुद एक चुंबक की तरह बिहेव करे कि उसमें पेयर ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल जनरेट हो जाएं, N ध्रुव अलग जनरेट हो जाए और S ध्रुव अलग जनरेट हो जाए, और दोनों मिलकर एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को जन्म दें। या दूसरा ये तरीका हो सकता है कि कोई आवेशित कण किसी लूप में, छोटे से लूप में चक्कर लगाए और इसके कारण चुंबकीय धारा उत्पन्न हो, और उस धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसकी वजह से वो लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल का काम करने लगे। तो ये जो हम स्पिन मोशन कहते हैं, चक्रण इसे कहा जाता है, ये पूरी तरह से क्वांटम फिनोमिना है, इसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है। तो ये जब देखा गया जर्लक एक्सपेरिमेंट से कि या तो स्पिन के 2 ही स्टेट हो सकते हैं, स्पिन प्लस हाफ और माइनस हाफ। प्लस को स्पिन अप कहा गया और माइनस को स्पिन डाउन कहा गया। तो ये कैसे संभव है, इसको कैसे विजुअलाइज़ किया जाए? तो सबसे ये क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना है। आप सोच सकते हैं कि प्रकाश के वेग से चलने वाला कोई कण जिसका जो दिखाई नहीं दे रहा है, पॉइंट मास है जिसका, वो घूम रहा है, तो क्या उसकी गति को आप इमेजिन कर सकते हैं? अगर एक पंखा ही बहुत तेज़ी से घूमने लगता है तो हमको ये नहीं पता चलता कि उसकी संरचना क्या है, वो कितने ब्लेड से मिलकर बना हुआ है। तो फिर उस इलेक्ट्रॉन के गति के बारे में कोई भी इमेजिनेशन कितना कठिन है। फ़िलहाल हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई लट्टू है और उस लट्टू के जो कील है जिस पर वो घूमता है वो उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, इसको जब घुमाया जाता है तो दाईं तरफ भी घुमाया जा सकता है और बाईं तरफ से भी घुमाया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो है क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इस तरह से घूमने पर, क्योंकि वो आवेशित कण है, तो वो एक करंट लूप का निर्माण करता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, एक स्पिन अप है और एक स्पिन डाउन है।
अब इन पार्टिकल्स को ये अणु के भीतर कैसे घूमते हैं, तो ये लगभग एक गोलाकार संरचना बनाते हुए घूमते हैं। हाइजेनबर्ग ने ये सिद्ध कर दिया है कि ऐसी कोई गोलाकार संरचना नहीं होती, ऐसा कोई ऑर्बिट नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो कि क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है वो सिर्फ वेव्स जनरेट करते हैं, और इन वेव्स के इंटरफेरेंस से जो मैक्सिमम प्रोबेबल पोजीशन उसकी पाई जाती है, उसको मिलाकर हम ये कहते हैं कि हाँ, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जिन जगहों पर होती है वो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स कहे जा सकते हैं। तो अब इन दोनों लट्टुओं को अगर हम एक उस ऑर्बिटल के भीतर रखने की कोशिश करते हैं तो दो स्थितियाँ हो सकती हैं। पहली स्थिति में हम इन लट्टुओं को एक के ऊपर एक ही जगह पर रख देते हैं। तो ये देखा गया कि इस तरह रखने से जो दोनों से जनरेटेड वेव्स का जो सुपरपोजिशन होता है वो वैनिश हो जाता है। मतलब उनके पाए जाने की, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक ही जगह एक ही दिशा में रख देने से इन दोनों के पाए जाने की प्रायिकता जो है वो शून्य हो जाती है। कब? जब इन दोनों का स्पिन भी एक ही हो, मतलब दोनों ही क्लॉकवाइज घूम रहे हों या दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो अब स्पिन अप और स्पिन डाउन को कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं? तो हम इन लट्टुओं को फ्लिप कर देते हैं। मतलब नीचे वाला लट्टू जिस दिशा में है, ऊपर वाला लट्टू ठीक उसके अपोजिट दिशा में इस स्फीयर के अंदर फिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से हमको दोनों लट्टू जो है वो उस स्फीयर के भीतर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक फिजिबल कंडीशन दिखती है और इस अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो है वो बन सकते हैं। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ही क्वांटम नंबर वाले, एक ही तरह के स्पिन करने वाले, एक ही दिशा में स्पिन करने वाले कणों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। इन दोनों को अलग अलग इनके क्वांटम स्टेट्स होंगे, एक को स्पिन अप और एक को स्पिन डाउन कहा जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन स्पिन का प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हुआ। क्योंकि हम अणुओं की गति की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमको ये भी जानना होगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अणुओं के भीतर गति करते हैं। जो अणुओं के अंश हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किस तरीके से गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स पर नील बोर ने अपना क्वांटम थियरी उसी पर बेस्ड है और ये सिद्धांत दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं वो एटम के भीतर कुछ फिक्स्ड ऑर्बिटल्स में ही चक्कर लगाते हैं। फिक्स्ड ऑर्बिटल इसलिए क्योंकि ये सिर्फ उसी जगह पर पाए जा सकते हैं, इसके अलावा रैंडमली ये कहीं भी मूव नहीं हो सकते। तो इट इज़ नॉट रैंडम, वहाँ पर भी नियम है जिस नियम के तहत वो एक बंद परिपथ में के अंदर चक्कर लगाते हैं, विच आर अलाउड ऑर्बिट्स। अब इन लोकेशन में इन ऑर्बिट की क्या खासियत होती है कि इन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, मतलब वो भी रैंडम नहीं होता। एंगुलर मोमेंटम उन ऑर्बिट्स की दिशा को नियंत्रित करता है कि किस दिशा में वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, और इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में कभी नहीं टकराते, चाहे कितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो, उन सब का प्लेन ऑफ मोशन जो होता है वो एक दूसरे के से थोड़ा सा डिफ़र करता है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स एक दूसरे को कभी नहीं काटते और एक दूसरे को से टकराते नहीं हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले बनता है एक ऑर्बिटल जिसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाले पाए जाते हैं, जिनको एस ऑर्बिटल कहा जाता है। इसकी संरचना स्फेरिकल होती है। इसके बाद अगर हम और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो पी ऑर्बिटल में जाते हैं। ये पी ऑर्बिटल जो है, ये दो स्फीयर्स को एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो जैसी संरचना बनती है, डंबल जैसी संरचना, ये उस तरीके के होते हैं। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उनकी फिलिंग, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में घूम सकते हैं। तो उन 6 इलेक्ट्रॉन आपस में बिना टकराए घूम सकें, इसके लिए जो ऑर्बिटल हैं वो डंबल शेप के ऑर्बिटल होते हैं। इसी तरीके से जब और अधिक इलेक्ट्रॉन को हम किसी एटम में भरते हैं तो हमको 2 डंबल एक दूसरे के क्रॉस अवस्था में रखे हुए, जैसा आप चित्र में लेवल 3 में देख रहे हैं, उसमें दिखाई देते हैं। अगर हम और ज़्यादा ऑर्बिटल्स किस परिकल्पना करें कि और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स में कैसे ऐड किया जाए, तो डंबल्स की संख्या बढ़ती जाती है, अलग अलग ओरिएंटेशन में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और इस तरीके से ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नेचुरली ग्राउंड स्टेट में टोटल लेवल 5 तक ही हम जा सकते हैं, उससे ज़्यादा जो है स्थायी अवस्था में एलिमेंट्स नहीं पाए जा सकते। और ये जो संरचनाएं हैं ये इस तरीके से हमको दिखाई देती हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाते हैं या किस अवस्था में रहते हैं किसी एटम के भीतर। बहुत ज़्यादा पास से इन
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फंक्शंस को जब प्लॉट किया गया तो यहाँ पर भी हमको ऐसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो आपको एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ऑर्बिटल्स का, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है तो आपको दो एंड पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा दिखती है और बीच में डेंसिटी कम, तो एक डंबल शेप की रचना दिखाई देती है। तो जब ये ढूंढा गया कि ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल जिनको हम पहले मानते थे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनके भी अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, तो थ्योरेटिकली जिसको हमने कहा ना कि भास आभास तो हो ही जाता है कि क्या घटना घट रही है और कैसे होना चाहिए घटना को, तो ऐसे ही जेलमैन ने एक 1964 में मॉडल दिया कि ये जो सारे के सारे कण हैं ये क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं। अब ये जो क्वार्क्स जो हैं इनको ढूंढने का सवाल उठा, तो जैसा हमने पहले कहा कि हमारे पास हाईली एनर्जेटिक कोलाइडर्स और एक्सेलरेटर्स थे, तो हमने उनको एक एक्सेलरेटर आपको दिखाई दे रहा है हैम्बर्ग में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोलाइडर है, तो इसकी सहायता से हमने ये देखने की कोशिश की कि वास्तव में जो एलिमेंट्री पार्टिकल का मॉडल जेलमैन द्वारा दिया जा रहा है क्वार्क मॉडल, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ये देखा गया कि वास्तव में प्रोटॉन के भीतर बहुत सारे क्वार्क्स और ग्लूऑन्स पाए गए और इलेक्ट्रॉन के भीतर प्रोटॉन के भीतर 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, ये 3 पार्टिकल से मिलकर वो प्रोटॉन जो है वो पाया गया मिला हुआ। और लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर से जब देखा गया तो दो प्रोटॉन्स को जब हेड ऑन कोलिजन हुआ और उससे जो डिके हुए पार्टिकल्स, तो उनमें हमको लगभग सभी क्वार्क्स जो हैं वो फिज़िकल प्रेजेंस उनका दिखाई दे गया। अब सवाल था कि कोई पार्टिकल, इतने छोटे पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻31 ग्राम्स kg होता है, तो ये इतने छोटे पार्टिकल्स जो हैं उनके मास को कैसे एक्सपीरियंस किया जाता है। तो क्वार्क मॉडल में सारे क्वार्क्स को तो ढूंढ लिया गया था। कुछ क्वार्क्स होते हैं और कुछ लेप्टॉन्स होते हैं। यहाँ एक चीज़ जान लें कि इलेक्ट्रॉन को एक फंडामेंटल पार्टिकल माना गया। इलेक्ट्रॉन की संरचना के भीतर को सिर्फ स्ट्रिंग थियरी समझा पाई है, क्वार्क मॉडल उसको नहीं समझा पाया था, तो उनको फंडामेंटल पार्टिकल्स मान लिया गया था, इलेक्ट्रॉन और उसके जैसे 6 तत्व। और क्वार्क्स भी 6 तरीके के होते हैं और इसके अलावा बोसॉन्स होते हैं जो कि फील्ड्स को जनरेट करते हैं। एक पार्टिकल मिसिंग था जिसके कारण इन सभी चीज़ों में मास आता था, तो उस चीज़ को का सॉल्यूशन हिग्स ने दिया, हिग्स फील्ड से दिया गया। ये कहा गया कि एक हिग्स फील्ड है जो हर जगह मौजूद है। ये भी एक परिकल्पना ही थी जिसको बाद में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर की सहायता से प्रूव किया गया कि हिग्स बोसॉन होता है। पहले ये सिर्फ एक कल्पना थी। हिग ने एक परिकल्पना दी थी कि दुनिया में हर जगह जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी हिग्स फील्ड है। कोई वैक्यूम हो, चाहे पार्टिकल्स के बीच या एटम के बीच, जहाँ भी आपको स्पेस दिखाई देता है वो स्पेस पूरा भरा हुआ है हिग्स फील्ड से। और द पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरैक्शन बिटवीन दिस हिग्स फील्ड इज़ हिग्स बोसॉन। तो हिग्स फील्ड जो है वो हर जगह पर उपस्थित है। जब कोई पार्टिकल स्पेस में मूव करता है तो वो हिग्स फील्ड जो है वो उस पार्टिकल के सामने प्रतिरोध उत्पन्न करती है और इस प्रतिरोध को ही हम मास कहते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस हम फील करते हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल में अगर हम पानी के भीतर हैं तो पानी में तैरते समय हमको एक रेजिस्टेंस महसूस होता है जिसको पार करके हम जाते हैं, तो उस समय हमारा वेट हमको कई गुना बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये जो मास जो है ये वो रेजिस्टेंस है जो हिग्स फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है। और ये जो इंटरैक्शन होता है ये हिग्स बोसॉन के एक्सचेंज के द्वारा होता है। तो इस तरीके से मास ऑफ द पार्टिकल को हिग्स फील्ड के द्वारा समझाया जा सका और ये क्वार्क मॉडल जो है जिसको स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहा जाता है वो पूरा हुआ। लेकिन क्वार्क मॉडल भी फेल हो गया क्योंकि ये ग्रेविटी को नहीं समझा पाया कि गुरुत्वाकर्षण क्यों है। ये भी नहीं समझा पाया कि इतने सारे क्वार्क्स क्यों हैं। क्या इन सबको मिलाकर कोई एक पार्टिकल नहीं बनाया जा सकता जिससे सारी चीज़ें जनरेट होती हूँ। तो ये जो क्वार्क मॉडल था इट वाज नॉट थियरी ऑफ एवरीथिंग। तो फिर हम आगे बढ़े। एक और प्रॉब्लम था कि जो क्वार्क मॉडल से प्रोटॉन का स्पिन हम कैलकुलेट कर रहे थे
तो सारे क्वार्क मिलके प्रोटॉन की स्पिन जो हमको मिलती थी उसका सिर्फ 30% दे पा रही थी, बाकी 70% स्पिन किस कारण से है ये हमको नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन इससे एक चीज़ हमको ज़रूर समझ में आई कि ये जो मैसिव पार्टिकल हैं, क्योंकि हम अणु की गतियों की बात कर रहे हैं, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हम उतने सूक्ष्म स्तर पर किसी चीज़ की गतिशीलता की बात करें। तो ये जो पार्टिकल हैं ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं और इनका मास भी बहुत कम है। तो इनका जब ये मूव करते हैं तो ये सिर्फ एक ही जगह पर अपनी जगह पर घूमे तो वो स्पिन हो जाएगा, लेकिन उतनी तेज़ रिलेटिविस्टिक स्पीड पर जब कोई चीज़ घूमती है तो उस स्पिन को जिस वेक्टर से दिखाया जा रहा है, जिस एक्सिस पर वो पार्टिकल घूमता है, वो एक्सिस भी रोटेट करने लगता है। जैसा कि भंवरे के केस में हमने देखा ही है कि भंवरा जब बहुत तेज़ स्पीड से गति करता है तो वो स्थिर उसका एक्सिस रहता है, लेकिन जैसे उसकी गति कम होती जाती है तो जो जिस कील पे वो मूव करता है वो खुद रोटेट करने लगता है और भंवरा जो है वो दाएं बाएं दोनों तरफ हर तरफ वो एक्सिस जो है वो मूव करने लगता है। इसको जायरेशन या प्रेसिशन कहते हैं। तो वास्तव में यही जायरेशन या प्रेसिशन हमको एज अ होल किसी पार्टिकल का दिखाई देता है और इसी को हम मेजर कर पाते हैं। इसी की वजह से वो दूसरे अणुओं से इंटरैक्ट करता है, क्योंकि इतने तेज़ स्पीड में ये सारे काम हो रहे हैं और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी वहाँ काम कर रहा है। तो इस वजह से जो इन पार्टिकल्स के मूवमेंट का जो मोमेंटम होता है वो परपेंडिकुलर या एक ही दिशा में कन्फाइंड ना होकर बेंड हो जाता है, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग एंगल पर ये दिखाई दे सकता है। और इसकी वजह से जो जायरेशन होता है वो जो है वो स्पिन, टोटल स्पिन जो प्रोटॉन का दिखाई दे रहा है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर हम सिर्फ ये माने कि वो सिर्फ एक ही जगह पर स्पिन कर रहा है तो हमको प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं मिलती है प्रोटॉन के स्पिन की। तो इसके बाद आई स्ट्रिंग थियोरी, जिसको हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। और इस स्ट्रिंग थियोरी में ये बतलाया गया कि हर चीज़ सिर्फ एक स्ट्रिंग से बनी हुई है। ये स्ट्रिंग ही अलग अलग तरीके से फोल्ड होती है, दो स्ट्रिंग मिलकर एक क्लोज्ड लूप बना लेते हैं और ये स्ट्रिंग अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर मूव होती है। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो स्ट्रिंग ही है या लूप ही है और इसकी फ्रीक्वेंसी से सभी तत्व जनरेट होते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये स्ट्रिंग थियरी जो है ये ग्रेविटॉन को भी जनरेट कर पाई, जो कि अभी तक बाकी किसी थियरी से नहीं ढूंढा गया था। लेकिन स्ट्रिंग थियरी में भी कुछ समस्याएं थी। स्ट्रिंग थियरी ये नहीं बता पाई कि जो 68% ऑफ यूनिवर्स में जो डार्क एनर्जी है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, जो 27% ऑफ डार्क मैटर है वो कैसे बना हुआ है, क्योंकि डार्क मैटर लाइट या किसी भी चीज़ से इंटरैक्ट नहीं करता है। तो इसलिए हमारी ये जो थियरी थी, जिसको थियरी ऑफ एवरीथिंग कहा जा रहा था, ये भी फेल हो गई। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझाने के लिए ज़ीरो पॉइंट वैक्यूम एनर्जी का कॉन्सेप्ट लाया गया। एक्चुअली आइंस्टीन ने कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि ऐसा करने से यूनिवर्स जो है, जो एक्सपांड हो रहा है लगातार बिग बैंग के बाद से, उसके एक्सपांशन की स्पीड, जो हबल टेलीस्कोप ने बताया कि वो एक्सेलरेट हो रहा है लगातार, मतलब उसके एक्सपांशन की स्पीड बढ़ती चली जा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा जब वो प्रकाश के वेग से भी ज़्यादा वेग से गति करने लगेगा। तो वो ये सब कुछ कोलैप्स क्यों नहीं हो जाता, तो इसको बतलाने के लिए आइंस्टीन ने एक कांस्टेंट दिया था, जिसको उस समय लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से यूनिवर्स के चलने की घटना को न समझा पाने की वजह से डिस्कार्ड कर दिया गया था। और वो एंटी ग्रेविटी को भी बतला रहा था कि जो डायनेमिकल स्टेट्स जो हैं, जो यूनिवर्स के भीतर हैं, यूनिवर्स जैसे जैसे फैलता है तो ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर भी फैलता है और इसलिए ये एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं और इसलिए ये कभी कोलैप्स नहीं होते। तो ये डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है ये समझाया नहीं जा सका। तो बेसिकली डार्क एनर्जी जो है वो गैलेक्सी को लाइट के वेग से भी ज़्यादा वेग से एक्सपांड कर रही है। और यही बात आइंस्टीन ने अपने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के द्वारा कहने की कोशिश की थी। अब डार्क एनर्जी के रोल को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जब बिग बैंग के जस्ट पहले देयर वाज नथिंग, तो इसको वर्म होल्स कहा जाता है और यहाँ पर सब कुछ शून्य था, कुछ भी नहीं था। जब बिग बैंग हुआ तो एक साथ एक यूनिवर्स बना और एक एंटी यूनिवर्स बना।
तो यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं उनको हम देख पा रहे हैं, और एंटी यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं वो हमको नहीं दिखाई दे रही हैं। इसलिए यूनिवर्स में मैटर हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन एंटी यूनिवर्स में डार्क मैटर है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यूनिवर्स में ग्रेविटी दिखाई दे रही है, लेकिन एंटी यूनिवर्स में एंटी ग्रेविटी है जो हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो थियरी है, इसकी सहायता से यूनिवर्स के एक्सपांशन को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब यूनिवर्स बिग बैंग नहीं हुआ था तो एक कंप्लीट सिमेट्री थी और हमको एक सिमेट्रिकल वेव फंक्शन मिल रहा था। जब यूनिवर्स ब्रेक हुआ दो भागों में, तो एक वेव बना और एक उसका एंटी वेव बना। तो इसके जो पॉजिटिव पार्ट्स हैं वो मिलकर मोनोपोल और ग्रेविटॉन बनाया, और इसके जो एंटी वेव्स हैं वो मिलकर एंटी ग्रेविटॉन बनाया। तो ग्रेविटी के साथ रिपल्सिव ग्रेविटी भी जनरेट हुई, और इसकी वजह से ही सब एलिमेंट्स एक दूसरे से टूट रहे हैं। मतलब शुरू में सब कुछ, सारी तत्व एक ही थे, सब कुछ एक था, स्पेस टाइम सब कुछ एक जगह पर कंटेंट था, और इस एंटी रिपल्सिव ग्रेविटी के कारण, एंटी ग्रेविटी के कारण चीज़ों में सेपरेशन होना शुरू हुआ, जो बिग बैंग के रूप में दिखाई दिया, और इसी दौरान यूनिवर्स और एंटी यूनिवर्स बना। तो ये एक थियरी समझाई जाती है। तो जैसा कि हमने कहा था कि दर्शन में हम देखते हैं कि अस्तित्व जो है उसमें व्यापक और इकाइयाँ, ये दो चीज़ें हैं, और इकाई जो है दो भागों से बनी है, जड़ और चेतन। तो बिग बैंग के समय सब कुछ है। दर्शन ये कहता है कि सब कुछ है, और जो नहीं है वो होगा भी नहीं भविष्य में भी। तो यहाँ पर ये सोचने की बात है कि क्या कॉन्शियसनेस या जीवन भी उस समय था। सो व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत सारी थियरीज़ हैं। मटीरियलिज़म ये कहता है कि मैटर से बना हुआ है कॉन्शियस माइंड। माइंड बॉडी डुअलिज़म जो है वो रहस्यवादी या स्पिरिचुअल थियरीज़ हैं कि कॉन्शियसनेस जो है अलग से आती है और शरीर को वो जीवन देती है। लेकिन तीसरी भी थियरी है वो जो कहती है कि पूरा यूनिवर्स जो है वो इट इज़ इनहैबिटेड बाय कॉन्शियसनेस। इसका हर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कॉन्शियसनेस ना हो। उसका परिमाण, मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स इज़ कॉन्शियस। तो मैटर और कॉन्शियसनेस को कैसे जोड़ा जाएगा, इसके लिए क्वांटम थियरी ऑफ कॉन्शियसनेस पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, और भविष्य में हम कह सकते हैं जो सेकंड क्वांटाइजेशन होगा वो इसी चीज़ का होगा कि मैटर को माइंड से, मैटर को कॉन्शियसनेस से जोड़ दिया जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स में एक फिनोमेना है कि जब हम किसी घटना को देखते हैं तो उसको प्रभावित करते हैं। जब हम किसी घटना को देखते हैं तब हमको पता चलता है कि कोई कण, अगर हमने किसी कण को देखा तो उस कण को देखने से जस्ट पहले ना उसका कोई स्पेसिफिक लोकेशन था, ना उसका कोई स्पेसिफिक शेप था, लेकिन जब हमने उसको देखा, मेजरमेंट लिया, तब हमने उसके शेप को डिफ़ाइन किया, उसके लोकेशन को डिफ़ाइन किया। इसी तरह से फिलोसोफर्स ये कहते हैं कि ये जो घटना है कि जब हम देखते हैं, मतलब ऑब्ज़र्व करते हैं, तब वो अपने आप को प्रकट करता है। ये बतलाता है कि मैटर जो है उसमें कॉन्शियसनेस है, इट कंटेन्स अ बिट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि वो नेचर से या अस्तित्व से ग्रहण करता है। कॉन्शियसनेस को मेजर करने के लिए डॉक्टर तोनोनी ने एक यूनिट बनाई है जिसको उन्होंने कहा है फाई, और उसको कॉन्शियसनेस को मेजर करने का जो तरीका उन्होंने बताया है, व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस वो तरीका है जिससे आप चीज़ों को, अवस्थाओं को, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो जितना ज़्यादा ये कंट्रोल करने में आपका मैकेनिज़्म सक्षम होता है, उतने ज़्यादा कॉन्शियस आप हैं। डॉक्टर पेनरोज़, जो कि अपने आप को पेन साइकिस्ट कहते हैं, वो भी इस थियरी को प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि जो फिज़िक्स के नियम हैं वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को प्रोड्यूस करते हैं, और यही कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये नियम जो है, उसी से जीवन जनरेट होता है, उसी से कॉन्शियसनेस जनरेट होता है। तो जो हम नियम, नियंत्रण, संतुलन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उससे लिंक बैठता है यहाँ पर कि ये जो नियम है वही कॉन्शियसनेस है। ऐसा फिजिसिस्ट भी अब मानने लगे।
तो मशीनें जैसे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर्स कहते हैं, तो क्या सुपर कंप्यूटर्स और एआई इतने क्योंकि वो मटेरियल से बने हुए हैं और अगर उनमें अपना एक कॉन्शियसनेस होता है, तो क्या भविष्य में हम ये कह सकते हैं कि इन मशीनों में भी कॉन्शियसनेस आ जाएगी, वो अपने मन से चीज़ों को कंट्रोल करने लगेंगी? इस बात पर बहस जारी है। तो कॉन्शियसनेस जो है वो 4 प्रिंसिपल पर आधारित है। पहले की जो सूचनाएं हैं वो उनको कलेक्ट करता है, उनका संचयन करता है। दूसरा है डायनामिक्स, मतलब वो उन सूचनाओं को प्रोसेस करता है, कुछ नियमों के तहत उनको ऑर्गेनाइज करता है। थर्ड स्टेप पर ये होता है कि वो वातावरण, अपने आसपास के वातावरण और परिस्थितियों के हिसाब से उन नियमों का उपयोग, एप्लीकेशन करने की कोशिश करता है और इसके लिए वो जो सूचनाएं उपलब्ध हैं उनसे कहीं ज़्यादा आगे जाकर निर्णय या डिसीजन लेता है। और इसके लिए लास्ट पॉइंट आता है इंटीग्रेशन, मतलब वो जितनी सूचनाएं उसको उपलब्ध हैं और जो वातावरण में कॉन्शियसनेस है, इन दोनों को जोड़कर इंटीग्रेट करता है और तब वो निर्णय लेता है। तो जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, ये चारों घटनाएं कॉन्शियस घटनाएं हैं, जैसा कि फिजिसिस्ट के शब्दों में हम इंफॉर्मेशन, डायनामिक्स, इंडिपेंडेंस और इंटीग्रेशन के रूप में उन्हें पहचानते हैं। और यही भास आभास प्रतीति के रूप में कॉन्शियस माइंड या जीवन परमाणु महसूस करता है, ऐसा हम रिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस की जो क्वांटम थियरीज़ हैं वो कहती हैं, जो फिलोसोफर्स हैं वो कहते हैं कि कॉन्शियसनेस एक सॉफ्टवेयर है और ब्रेन एक हार्डवेयर है। फिजिसिस्ट ये कहते हैं कि ब्रेन एक सॉफ्टवेयर है, प्योरली अ सेट ऑफ रिलेशंस, और कॉन्शियसनेस जो है वो हार्डवेयर है बिकॉज ऑफ उसमें कोई वो क्वालिटेटिव है पूरी तरीके से। तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो होते हैं वही फिज़िकल एक्सपीरियंस या फिज़िकल स्ट्रक्चर को बनाने में सहायता करते हैं। तो नियम, नियंत्रण और संतुलन जानने के लिए नेचर की जो कॉन्शियसनेस थियरी है उस पर हमें विचार करना होगा। इसको समझाने के लिए जो सबसे लेटेस्ट फिलॉसफी आई है उसको मोनिज़म, डुअल एस्पेक्ट मोनिज़म कहा जाता है। पहली बात ये है कि हर चीज़ जो है वो मैटर से मिलकर, फिज़िकल स्टफ़ से मिलकर बनी हुई है और उसको फिज़िक्स के नियमों के द्वारा समझा जा सकता है। डुअल एस्पेक्ट मोनिज़म ये कहता है कि जो मनुष्य के भीतर एक कॉन्शियसनेस है, उसके बाहर की जो दुनिया है वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस के एकदम बाहर है, लेकिन कोई तो एक कॉन्शियसनेस है जिसको हम अस्तित्व कह सकते हैं। उस कॉन्शियसनेस से न हमारा कॉन्शियसनेस मुक्त है और न हमारे बाहर जो नेचर है, प्रकृति है, जड़ और चैतन्य है, जो इकाइयाँ हैं वो उससे मुक्त हैं। तो जो फिज़िकल थिंग्स हैं वो भी किसी कॉन्शियसनेस से गवर्न है और जो बाहरी जो दुनिया है वो भी किसी कॉन्शियसनेस से गवर्न है, बिकॉज ऑल फिजिकल थिंग्स आर एसोसिएटेड विद सम फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ देयर ओन एज देयर ओन इंट्रिंसिक रियलाइज़र और हार्डवेयर। तो जो हम कहते हैं कि उस फिज़िकल वस्तु में, किसी वस्तु में जितनी पात्रता, योग्यता, जैसा उसका हार्डवेयर लिखा गया है, उसके अनुसार वो उस कॉन्शियसनेस को डिपिक्ट करती है, उसको प्रकट करती है। तो ज़ेन में एक बहुत सुंदर घटना दी गई है इसी कॉन्शियसनेस के बारे में कि अगर किसी जंगल में कोई पेड़ गिरता है और आसपास कोई नहीं है जो उस पेड़ की गिरने की घटना का साक्षी हो, तो क्या उससे उत्पन्न आवाज़ उत्पन्न हुई थी या नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो साउंड तब उत्पन्न होगा जब कोई स्पेक्टेटर, कोई दर्शक होगा, कोई सुनने वाला होगा। तो जो कुछ भी हम देखते हैं वो फ़िल्टर होता है हमारे दिमाग के द्वारा और इंटरप्रेट किया जाता है हमारे दिमाग के द्वारा। अगर हमारा दिमाग इंटरप्रेट ना करे, उन घटनाओं को, उन सूचनाओं को ना जोड़े, तो यूनिवर्स की कुछ चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। अभी भी ऐसा होता है कि यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ब्रेन जो है, हमारा जो हार्डवेयर है, वो उतना जागृत नहीं है, तो वो उन सब चीज़ों को देख नहीं पा रहा है, उनको जोड़ नहीं पा रहा है, रिलेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कॉन्शियस ऑब्जर्विंग वहाँ पर दृष्टा नहीं है हम उन चीज़ों के। तो देखने न देखने से घटनाएं जो हैं वो अपना रूप बदल देती हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्शियसनेस और मैटर ये को एग्जिस्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो जैसा कि दर्शन में ये कहा जाता है कि सब कुछ है, सब कुछ अस्तित्व में प्रकट है और आपस में जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करने का कार्यकलाप को एग्जिस्टेंस के रूप में ये करते आ रहे हैं। तो विज्ञान जो चीज़ें प्रकट हैं उनको दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर हम अनुभव करते हैं इस दर्शन के माध्यम से तो वो चीज़ें प्रकट हैं ही, हम उनको देख ही सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एटम। थैंक्स अ लॉट।